हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ नए साझेदार के प्रवेश आयोजन मेन एडजस्टमेंट्स। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म यानी चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था तब उसमें भी हमने एडजस्टमेंट्स देखे थे कि जब फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो उस कंडीशन में क्या क्या चेंजेस या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी हमें पढ़नी है, बिकॉज जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है फॉर्म में तो उस कंडीशन में भी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है एंड बिकॉज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार उन एडजस्टमेंट्स को पॉइंट वाइज शॉर्ट में। सबसे फर्स्ट पॉइंट है नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है फॉर्म में तो वो अपने साथ में कुछ अमाउंट लेकर आता है एज प्रॉफिट और इवन गुडविल भी लाता है, बट गुडविल का हम डिस्कशन बाद में करेंगे। फिलहाल हम कैपिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है फॉर्म में तो वो अपने साथ में कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है। ये अमाउंट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू इन्वेस्ट ओनली कैश एज कैपिटल, बिकॉज एक न्यू पार्टनर जो है कैपिटल के फॉर्म में कैश और कैश के अलावा एसेट्स को भी लेकर आ सकता है। ओके अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बिजनेस रन नहीं कर रहा है, ट्रूली फ्रेश पार्टनर है, तो उस कंडीशन में वो अपने साथ कैश लेकर आ सकता है और कुछ एसेट्स भी लेकर आ सकता है। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन जो ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहा है वो अपने बिजनेस सहित पार्टनर बनना चाहता है किसी पार्टनरशिप फर्म में, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में। तो उस कंडीशन में वो कैश के अलावा अपनी एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटी भी लेकर आता है। तो चाहे कोई भी कंडीशन हो, पार्टनर न्यू पार्टनर के एडमिट होने पर उसके कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करना पड़ते हैं। यानी एज अ पार्टनर वो फर्म में जो भी चीज़ लेकर आ रहा है, चाहे कैश हो, चाहे एसेट्स हो और चाहे लाइबिलिटीज़, उन सभी का लेखा यानी रिकॉर्डिंग हमें बुक्स में करना पड़ता है फर्म की। इससे रिलेटेड एक सम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस टाइप से एक न्यू पार्टनर के एडमिट होने पर उसकी एडमिशन के टाइम जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है उसकी एंट्री किस टाइप से की जाती है। तो सम रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। ए और बी व्यापार में समान साझेदार हैं। वे लाभ के 1/3 भाग के लिए सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। सी की पूंजी 2 लाख रुपए निर्धारित की गई। वह अपने व्यापार की संपत्तियां एवं दायित्व निम्न प्रकार लाया: मशीन 40,000 रुपये, फर्नीचर 10,000 रुपये, भवन 1,20,000, देनदार 40,000, लेनदार 20,000 एंड देय विपत्र 10,000 रुपीज़। देनदारों पर 10% की दर से डूबत ऋण का प्रावधान करना है। सी के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि कीजिए। ओके तो ये जो हमारा सम है इसमें ऑलरेडी एक न्यू पार्टनर जो अपने बिजनेस के साथ, यानी वो ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहा है तो वो अपने बिजनेस के साथ ही एज न्यू पार्टनर एडमिट होना चाहता है। तो इस कंडीशन में वो अपने साथ अपने फर्म की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी लेकर आ रहा है। ओके सम में हमें ये बोला है कि ए और बी सेम इक्वल पार्टनर्स हैं एंड वो 1/3 पार्ट के लिए सी को न्यू पार्टनर के तौर पे एडमिट कर रहे हैं। सी की कैपिटल डिसाइड की गई है 2 लाख रुपीज़। तो वो अपने रनिंग बिजनेस की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी साथ में लेकर आ रहा है। इसके अलावा मशीनरी 40,000, फर्नीचर 10,000, बिल्डिंग 1,20,000, डेटर्स 40,000, क्रेडिटर्स 20,000 एंड बिल्स पेबल 10,000। यहाँ पे हमें बोला है डेटर्स पर 10% की रेट से
बैड डेब्ट्स रिजर्व क्रिएट करना है, तो सी के एडमिशन के टाइम फर्म की बुक्स में क्या एंट्री होगी वो हमें यहाँ शो करना है। ओके, तो कैपिटल ऑलरेडी डिसाइड कर ली गई है, सी की 2 लाख रुपीज़, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों वो अपने साथ लेकर आ रहा है। तो हमें देखना है, एंट्री करना है और चेक करना है कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें। तो जैसा कि हम करते आए हमेशा वैसे हम एंट्री करेंगे, एसेट्स डेबिट होंगी, लाइबिलिटीज़ सारी क्रेडिट होंगी। ओके, हमें एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ होता है, यानी हम सारी एसेट्स एंड सारी लाइबिलिटीज़ को डेबिट एंड क्रेडिट करने के बाद दोनों साइड्स के टोटल करके चेक करेंगे कि दोनों जो अमाउंट है वो बैलेंस हो रहे हैं या नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एंट्री करना। मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,20,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 40,000। देन हम एक लाइन छोड़ेंगे अगर बाई चांस कोई आइटम मिसिंग हो तो। देन हम क्रेडिट करेंगे, यानी टू क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000, टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़। इसके अलावा सम में हमें बोला है कि डेटर्स पर 10% से रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स क्रिएट करना है। डेटर्स थे 40,000 एंड 10% रिजर्व हम क्रिएट करेंगे तो 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000। तो टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट 4,000 रुपीज़। हम दोनों साइड का टोटल चेक कर लेते हैं एक बार, इक्वल है या नहीं। तो 23,04,000 हमारा क्रेडिट का टोटल आ रहा है एंड डेबिट साइड यानी जो एसेट्स हमने लिखी है उनका टोटल अगर हम करते हैं तो वो आ रहा है 2,10,000। ओके, तो डेफिनेट थिंग है कि हमारी एसेट्स यहाँ पे कम शो हो रही हैं, तो एसेट्स हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 24,000 का डिफरेंस आ रहा है और ये डिफरेंस हम इंक्लूड करेंगे कैश अकाउंट में। ओके, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सम नंबर 1 जो कि एंट्री से रिलेटेड था। अगर कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर होता है विथ हिज ओन बिजनेस, ओन रनिंग बिजनेस, तो उस टाइम पे कैसी एंट्री होती है हम नरेशन भी लिख लेंगे यहाँ पे। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट इन बाय सी फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ओके, तो इस तरीके से हमारे एडजस्टमेंट का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना या कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। इसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा वो है लाभ हानि विभाजन के अनुपात में परिवर्तन का समायोजन करना। एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। ओके, सेकेंड थिंग, जब एक न्यू पार्टनर एंटर होता है फर्म में तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट है वो एक और पर्सन के साथ शेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेट थिंग है कि उस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा। यानी जैसे मान लो किसी फर्म में 2 पार्टनर्स थे और वो इक्वली डिवाइड कर रहे थे प्रॉफिट को, हाफ हाफ यानी 1/2 और 1/2। अगर वो थर्ड पर्सन को भी एडमिट करते हैं एज ए न्यू पार्टनर एंड डिसाइड करते हैं कि वो भी इक्वल पार्टनर रहेगा, तो उनका जो शेयर हो जाएगा वो जाएगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। ओके, तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं। ओके, यहाँ हमें सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट होती है समटाइम्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करने के लिए। एंड जो रेशो हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, उस रेशो के अकॉर्डिंग गुडविल प्रीमियम भी देनी पड़ती है न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर्स के फेवर में। थर्ड पॉइंट है इसके बाद ख्याति काउंटिंग ऑफ गुडविल। आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन या आफ्टर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नेक्स्ट थिंग गुडविल का कैलकुलेशन करना। फर्म
एक न्यू पार्टनर के एडमिट होने तक फर्म ने जितनी भी गुडविल अर्न की है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी मेहनत और उनके एफर्ट्स की वजह से वो गुडविल क्रिएट होती है। एंड न्यू पार्टनर को एडमिट होते ही इसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली उस गुडविल का कुछ प्रीमियम न्यू पार्टनर को पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सो दैट वो जो बेनिफिट उठा रहा है वो उसका पेमेंट पहले से करे। ठीक है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स हैं जिन्हें हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब इससे रिलेटेड सम्स एंड थ्योरी पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का समायोजन करना, एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फर्म। एडमिशन के टाइम पे फर्म की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को भी रिवैल्यूएट किया जाता है। फॉर दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है एंड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन से होने वाले लॉस या प्रॉफिट जो भी है उसे कैलकुलेट किया जाता है एंड दिस प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ये जो प्रॉफिट या लॉस है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके, ऐसा करना दोनों के लिए ही इवन समटाइम्स बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली उस पर ओल्ड पार्टनर्स का ही राइट होता है, तो वो उन्हीं के कैपिटल अकाउंट्स में डिवाइड होना चाहिए। और अगर लॉस होता है रिवैल्यूएशन के थ्रू तो ये लॉस न्यू पार्टनर क्यों बियर करे, ऑब्वियसली क्योंकि वो उसके आने से पहले का लॉस है, तो इसलिए वो ये चाहेगा कि हाँ वो ओल्ड पार्टनर्स में ही वो लॉस डिवाइड हो जाए। सो नेक्स्ट है इसके बाद संचित लाभ व सामान्य संचिति और संचित हानि का समायोजन करना, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो फर्म के अकाउंट्स में अगर किसी भी टाइप के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स या इवन एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी शो होते हैं अगर बाय चांस, तो इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन भी न्यू पार्टनर के एडमिट होने पर ओल्ड पार्टनर्स के बीच में कर दिया जाता है। बहुत सिंपल थिंग है, ये जो जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, ये सब ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट्स का रिजल्ट है। तो न्यू पार्टनर को तो देने का सवाल नहीं उठता, इसलिए इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हो जाता है। मे बी समटाइम्स अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि नहीं हम ये जो प्रॉफिट है इसे नहीं निकालेंगे, इसे फॉर्म में ही रखेंगे, तो उसका एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद आवश्यकतानुसार पूंजी खातों का समायोजन करना, एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट। जितने भी अभी तक के एडजस्टमेंट हमने देखे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज की वजह से या फिर गुडविल का एडजस्टमेंट करना, अकाउंटिंग करना, फर्म की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग करना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इनका वैल्यूएशन करना, इन सभी एडजस्टमेंट्स को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किया जाता है एंड नेसेसरी होने पे सारे एडजस्टमेंट या जो भी एडजस्टमेंट है उन सभी को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। लास्ट है इसके बाद नए साझेदार को लाभ की गारंटी देना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर। ये टॉपिक भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ आपको। कई बार ऐसा होता है कि न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू ये गारंटी दी जाती है कि उसे मिनिमम एक लिमिट बता दी जाती है कि कम से कम इतना प्रॉफिट आपका शेयर रहेगा ही। ठीक है, तो वो कैसे होता है या क्या क्या तरीके होते हैं उसके, वो सब हम डिस्कस करेंगे बट बाद में डिटेल में। ओके,
होप सो आपको ये थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।